जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबकी। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रबचिक। तो मेरे भाई, आप एनडीए 1 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में बहुत से सवाल हैं कि किस तरीके से हम अपनी तैयारियों को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा एक आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है, हमारा डेली रूटीन क्या हो सकता है। देखिए, मैं स्टार्टिंग में बहुत क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की लाइफस्टाइल अलग है, तो हर बच्चे का टाइम टेबल भी डिफरेंट हो सकता है। मैं एक ठीक ठाक सा ऐसे ही टाइम टेबल आपको बताऊंगा, आप उसके अकॉर्डिंग, आप चाहो तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा टाइम टेबल दे दूंगा कि इसको फॉलो करोगे तभी एनडीए क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको अपना टाइम टेबल किस तरीके से रेडी करना है, जिसमें सब कुछ हो। जो आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। उसके अलावा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रिपेयर करने की, ये भी हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसा आपको पता है कि हमारी क्लास के एक रिचुअल होता है, जयकारा जरूर लगाएंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। देखिए बाबू, ये हम बात कर रहे हैं एनडीए 1 2026 के बारे में। आपका एम क्या है? क्रैकिंग एनडीए 1 एग्जाम 2026। ये बहुत जरूरी है। जब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल लिखा होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और आप एक टास्क भी समझिए कि आपका जो स्टडी टेबल है ना, स्टडी टेबल के सामने एक ऐसे एम करके जरूर लिख के रखिएगा, क्रैकिंग एनडीए 1 2026, क्योंकि वो चीज आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं पता है, आप ऐसे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में भागते रहेंगे, मेहनत करेंगे लेकिन कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपको अपना एम पता होना चाहिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे क्या की हो सकता है, किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, तो मेरे भाई, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क एंड डिसिप्लिन, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क, क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा मेहनत करने से ही केवल काम नहीं होगा, सही डायरेक्शन में क्विकली मेहनत करने से काम होगा, है ना। स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है हार्ड वर्क के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो मतलब केवल एनडीए एग्जाम को क्रैक करने के लिए नहीं, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। कल को आपको फौज में जाना है और फौज बिना डिसिप्लिन के नहीं चल सकती। तो आज से ही स्टार्ट करते हैं ना, आज से ही अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं। तो ये वो की चीजें हैं जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। बाकी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले अभी। देखिए, रिटन टेस्ट, मैथमेटिक्स आपका 300 मार्क्स का होता है, जीएटी 600 मार्क्स का होता है, अलग से फिर एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स का होता है, टोटल 1800 मार्क्स का होता है। फाइनल मेरिट में आने के लिए आपको 1800 में से मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन बेहतरीन काम तब हो जाएगा जब आप रिटन में ही अच्छा खासा मार्क्स ले आए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप रिकमेंडेड कैंडिडेट के एसएसबी के मार्क्स देखेंगे ना, तो थोड़े बहुत ही वेरी करते हैं, थोड़े बहुत ही वेरी करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ब्लंटली ये बात बोल रहा हूं कि एसएसबी के मार्क्स आपके हाथ में ज्यादा नहीं होते। आप रिकमेंड भी हो जाए तब भी थोड़ा सा ही रिकमेंडेशन की लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर आपका मार्क्स आएगा। शायद कोई ऐसा बच्चा होता जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है जिसको बहुत मार्क्स मिलते हैं एसएसबी में। अदरवाइज ये जो रिटन का 900 मार्क्स है ना, इसमें ही आप जितना ज्यादा स्कोर कर ले आपके लिए बेनिफिशियल है, ताकि मेरे भाई आप मेरिट में इन हो सके, सुनहरे अक्षरों के साथ, सुनहरे मार्क्स के साथ। मैथमेटिक्स के लिए बाबू, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें। और एनसीईआरटी में भी एक किताब आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक बहुत ही अंडररेटेड किताब है, जिसको मेरा सजेशन रहेगा कि आप जरूर एक बार देखें। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बार जरूर सॉल्व करिएगा उस चैप्टर का, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और एक राज की बात बताऊं तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज उठ के वैल्यू सहित आपको एनडीए के पेपर में देखने मिल जाएगा। उसके अलावा अलग से बहुत से सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स आप ऐसे कहानी की तरह पढ़ के नहीं छोड़ सकते। और आपको यह बात अच्छे से पता है कि अगर आप मैथमेटिक्स नहीं क्लियर करोगे तो फिर तो सेक्शन कट ऑफ अगर क्लियर नहीं करते हो तो फिर तो वैसे ही आप जीटी में कितना ही स्कोर कर लो, कोई फायदा नहीं। और बहुत बच्चों के लिए सिर का दर्द भी होता है, मैथमेटिक्स नहीं हो रहा। मैथमेटिक्स तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट सीखने के साथ बहुत ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करें। ध्यान इस बात का रखिए, केवल टीचर के पढ़ाने से नहीं होता मेरे भाई। आप 1.5 घंटे की क्लास लगा ले, 2 घंटे की क्लास लगा ले, टीचर ने क्लास में लेट्स से कि 40 सवाल कराए हैं, जब तक आप अपने साइड से, अगर टीचर ने 40 सवाल कराए, अगर आप अपने साइड से 150 सवाल उस टॉपिक के ना लगाएं, तब तक आपका वो चैप्टर स्ट्रांग नहीं होगा, वो टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप कर सके। प्रैक्टिस के सोर्सेस क्या हो सकते हैं? एनसीईआरटी बेसिक स्ट्रांग करने के लिए आप कोई भी एक किताब उठा सकते हैं, सारी किताबें अच्छी होती हैं। एक चीज जो मस्ट है
जिसके बगैर आपको नहीं आगे बढ़ना है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 10 ईयर्स। इसके बगैर आपको आगे नहीं बढ़ना। ये 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने ही है, एक भी साल कम नहीं होना चाहिए। जीएटी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, जीके वाला पार्ट, साइंस वाला पार्ट, साथ में करंट अफेयर भी जीएटी में ही काउंट होता है। इसमें आप क्या करिएगा बाबू, इंग्लिश के लिए सिंपल सजेशन ये रहेगा कि नाउअडेज जो यूपीएससी पैटर्न बदल रहा है, आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा रीडिंग पे। मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो टाइम गया कि आप रूल रट ले रहे हैं, ग्रामर के रूल रट ले रहे हैं, स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं, वक्त गया। अब चीजें फोकस हो रही है ज्यादा रीडिंग ओरिएंटेड। जो बच्चा जितना ज्यादा रीड करेगा उतना ज्यादा उसके लिए हेल्पफुल होगा। और जीएटी में इंग्लिश के अकेले 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क्स। मतलब अगर आप पूछोगे कि जीएटी में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है, तो जीएटी में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश। आप यहां पे 40 क्वेश्चन सही करो, आपके 160 मार्क्स वैसे ही आ जाते हैं, है ना। तो इंग्लिश को अगर स्ट्रांग करना है तो आप रीडिंग पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं करिए। जब हम जनरल नॉलेज वाले बात किए, तो जनरल नॉलेज से मेरा मतलब है ह्यूमैनिटीज वाला सेक्शन। साइंस में आएंगे, ह्यूमैनिटीज वाले सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को फॉलो करना है। जैसे जियोग्राफी का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो सबसे पहले आप जियोग्राफी खत्म करेंगे कंप्लीटली जियोग्राफी खत्म करेंगे। जो मेरा तरीका होता तो मैं वो आपको बता रहा हूं। मैं ये नहीं करता था कि आज ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, कल हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कल पॉलिटी पढ़ रहा हूं। नहीं, अगर एक बार ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेने दो। इसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार आपकी ज्योग्राफी खत्म हो गई ना, तो आप इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, अलग तरह के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। करीब करीब 15 एक सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं, है ना। 15 से 20 सवाल तक भी जा सकता है ज्योग्राफी। तो इसको पहले खत्म कर लीजिएगा अगर ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं तो। उसके बाद आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें देखनी है, देखिए नहीं देखनी है तो वो आपका कॉल है, दैट विल बी टोटली योर कॉल। बट ज्योग्राफी कोई नहीं छोड़ेगा। साइंस में जब हम बात करते हैं बाबू, तो साइंस में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है फिजिक्स का। तो फिजिक्स को पहले खत्म करेंगे आप, फिजिक्स को पहले खत्म करेंगे। फिर वेटेज होता है केमिस्ट्री का, फिर वेटेज होता है मेरे भाई केमिस्ट्री का। अगर आप ये सब्जेक्ट भी कवर कर लेते हैं ना अच्छे से, इंग्लिश प्लस जियो प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इतना भी अगर आप कवर कर लेते हैं मेरे भाई, यहां से आपको मिल रहा है 50 क्वेश्चन। ज्योग्राफी के मैं कम करके भी लेके अगर चलूं तो यहां से मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं। लेट्स से 15 क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं, 15 से 20 आते हैं, मैं 15 ही लेकर के चल रहा हूं बेसिक वाला। फिजिक्स से करीब करीब 20, और केमिस्ट्री के भी क्लोज टू 10 क्या 15 के आसपास इसके भी आ जाते हैं। 15 के आसपास इसके भी सवाल आपको देखने मिल सकते हैं, 10 से 15। जब आप जोड़ोगे तो 15, 15, 30, 30, 50, 50, 100 क्वेश्चन तो आपको यहीं रेडी हो गए। 100 क्वेश्चन तो आपके यहीं रेडी हो गए, हो गया जीटी का काम। बाकी सब्जेक्ट आपका कॉल है, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। बट ये चारों तो मस्ट है आपको। अगर जीटी में स्कोर करना तो इन चारों को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। पॉलिटी के आएंगे 2-3 सवाल, जो अब तक का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करो। हिस्ट्री के आएंगे 2-3 सवाल, और सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर आप उसमें घुसोगे, उसमें पढ़ने जाओगे बहुत ज्यादा, आप सिलेबस ही कवर करते रह जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन लगा भी लिए तो 2 सवाल आए, क्या फायदा। पहले इनको खत्म कर लिया। अगर आपके पास फिर वक्त बच रहा तब उन सब्जेक्ट को जरूर पढ़िएगा, छोड़िएगा मत। लेकिन अगर यही खत्म नहीं हो तो फिर उसमें घुस के क्या करोगे। करंट अफेयर्स देखना जरूरी है। करंट अफेयर्स इसलिए भी जरूरी क्योंकि आगे जाकर के आपको एसएसबी भी करना है। और करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है न्यूज़पेपर जब आप रीड करते हो, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, तो बहुत चीजें रेडी होती है। आपका करंट अफेयर तो रेडी हो ही रहा है, साथ साथ आपका रीडिंग भी हो रहा है, तो इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स। अब अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं बाबू, तो मैंने एक ऐसे ही ऊपर से रूटीन बनाया है, जिसको अगर आप फॉलो कर ले तो अच्छी बात है, अगर ना करें तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन चेंज कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि दिन में आप 5:30 बजे तक जग जाए, 5:30 बजे जग जाए। 6 बजे से आप अपना टाइम फिजिकल फिटनेस पे जा सकते हैं। आपको जिम जाना है, जिम जाइए, रनिंग, पुशअप्स, योगा, ये सारी चीजें कीजिए। 7 बजे के आसपास आप उठ के जो पहले के पढ़ी हुई चीजें, जैसे कल रात को आपने कोई क्लास लगाई, तो सुबह 7 बजे उठ करके एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लीजिए। बहुत जरूरी है क्विक रिवीजन करना। बस नोट्स ऊपर से देख लिया, एटलीस्ट रटने की बात नहीं है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे जीएटी का पोर्शन हो, कुछ भी हो। 8 बजे तक कोशिश करिए कि ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले। जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद 9 बजे से बैठ जाइए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करने के लिए। अब अगेन जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स ही पढ़े, आप अपने अकॉर्डिंग
चीजें चेंज कर सकते हैं। 9 बजे साहब अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 2 घंटा मैथमेटिक्स बढ़िया दबा के पढ़िए रगड़ के एकदम। 11 बजे पढ़ने के बाद एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लीजिए, कॉफी वॉफी पीना गाना वाना सुनना सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। 11:15 बजे के आसपास 15 मिनट का आपका ब्रेक हो गया, मूड रिलैक्स हो गया। 11:15 बजे के आसपास आप इंग्लिश पे फोकस कीजिए, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर। वोकैब तो याद करना पड़ेगा ना, अब वोकैब के सोर्सेस आप अपने वही डेली के न्यूज़पेपर को भी रख सकते हैं, वहां से नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनका बनाते जाइए, याद करते जाइए। ग्रामर का रूल्स पढ़ना पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद रीडिंग वगैरह का भी इसमें टाइम निकाल लीजिए, कोई एक नोवेल पढ़ लिया या अलग चीजें पढ़ ली, वहां से कुछ नई चीज सीखने मिल गई तो इंग्लिश कर लिया आपने। उसके बाद बाबू 1 बजे के आसपास आप अपना लंच वगैरह कर लिए, लंच बहुत जरूरी है। आपको बीच में एक नैप वगैरह लेना है, 1 घंटे का आपके पास रेस्ट, अगर नैप लेना है नैप ले लीजिए। आपकी कोई हॉबी अगर है इस बीच में 1 से 2 के बीच में अगर आपकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी में भी काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हॉबी आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आए। हॉबी मूवी देखना आई वुड नॉट सजेस्ट, क्या बैठ के 1 घंटे मूवी देख रहे हैं, वीडियो गेम भी आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली जब वीडियो गेम देखते हो तो आपकी आंखों पे जोर पड़ता है, तो आपकी आंखें थकती है, आपकी आंखों को रेस्ट नहीं मिला। नैप ले लीजिए, बुक्स अलग से पढ़नी है, नोवेल वगैरह पढ़ना पढ़ लीजिए, पेंटिंग वगैरह करते हैं वो कर लीजिए, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो बजा लीजिए, मतलब जिससे आपको रिलैक्स फील हो, है ना। आगे अगर बात करें तो 2 बजे फिर से आप पढ़ने वढ़ने बैठ जाइए, जीके और साइंस को लेकर के अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। शाम का 4 बजे 2 घंटे आपने पढ़ लिया, शाम के 4 बजे ब्रेक लीजिए, रिफ्रेशमेंट के लिए जाइए, है ना। आपका खेलने कूदने का मन है तो खेलने कूदने में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, खेलने कूदने में चले जाइए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है ना, तो खेलना बहुत जरूरी है। आप खेलने जाना, दोस्तों के साथ घूमने जाना, चले जाइए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे, ये बात के लिए चीज है, जब आपका सिलेबस ठीक ठाक खत्म हो गया, अभी तो मॉक टेस्ट लगाओगे नहीं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी अगर आप घूमने वूमने जाना चाहते हैं, खेलने कूदने जाना चाहते हैं तो चले जाइए, जरूरी है वो, क्योंकि बाद में फिर जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो ऑब्वियसली उस समय वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। 5-6 बजे के बाद अगर आप घूमने चले गए हैं तो ये सारी चीजें बाद में कर लीजिएगा। अगर आप कहीं घूमने नहीं गए, घर ही में बैठे, तो फोन मत देखिएगा, रील मत देखिएगा, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया हम तो बैचेस में इनरोल हैं, भैया हम तो स्कूल जाते हैं, हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि मैंने एक मोटा मोटी आपको आइडिया दिया है, कि अगर आप बैचेस में इनरोल हैं तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप 100 बैच में इनरोल हैं तो 4:15 to 9:15 तो आप रेगुलर क्लासेस ही देख रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें फॉलो नहीं होंगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये तो फॉलो हो सकता है, सुबह में 5:30 में उठना तो फॉलो हो सकता है। अगर मान लीजिए आप स्कूल नहीं जाते हैं तो दिन वाला सारा रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, यहां पे जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने ये बोला कि भैया हम स्कूल भी जा रहे हैं तो फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं कि हमको स्कूल जाना है तो हम टाइम अब कैसे निकालें, क्योंकि एक सेपरेट बच्चे के लिए मैं नहीं बना सकता वीडियो, आपको ही पता है। मैंने एक मोटा मोटी आइडिया दिया है कि इसके अकॉर्डिंग आपको जहां जरूरत पड़ेगी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर कर लीजिएगा। ये एक अच्छा रूटीन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो इसमें। सोने से पहले लाइट रिवीजन कर रहे हो, 10:30 बजे तक सो जा रहे हो, सुबह अपना बढ़िया फ्रेश माइंड से उठ रहे हो और रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपनी हॉबीज पे ध्यान दे रहे हो, है ना, सब कुछ पढ़ रहे हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपना डेली रूटीन इस प्रकार से बनाइए कि आपका सिलेबस भी खत्म हो रहा है, आपकी हॉबी भी पूरी हो रही है, आपका फिजिकल फिटनेस भी हो रहा है, आपको डे टू डे चीजों के बारे में पता है, आप दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा घूम ले रहे हैं, टाइम मिल जा रहा है ना। तो इस टाइप से एक रूटीन बनाई जा सकती है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, रिवीजन में काम आते हैं। वीकली मॉक टेस्ट जरूर दें कि आपने एक हफ्ते में जो पढ़ा है एक बार वीक में उसमें बैठ के टेस्ट दे लेते हैं, ताकि पता तो चलेगी कि एक्चुअली में आपने पढ़ा है क्या। अपनी मिस्टेक्स को स्टार्टिंग से एनालाइज करते रहिए इसकी मदद से, ताकि आप उस पर काम कर सकें। फिजिकली और मेंटली दोनों पे फिट रहें, मतलब माइंड को भी ट्रेन करे, रीडिंग करके, पजल वजल सॉल्व करके, कुछ भी। फिजिकल फिटनेस लिए तो मैंने बता दिया था कि रनिंग जाना रनिंग जाइए, जिम जाना जिम जाइए, योगा करना है योगा करिए, कुछ भी करिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए आपके, ठीक है। अगर सक्सेस मंत्रा की बात करें बाबू, डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन हो आपका काम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। मतलब क्या हुआ कि आप डेली 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ कि एक दिन बैठ के 10 घंटा पढ़ा, बाकी 4 दिन पढ़ भी नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी इज वे बेटर देन इंटेंसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप ये कर सकते हो। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे, आप किसी को ये भरोसा नहीं दिखा पाओगे कि आप इसके काबिल हो,
पहले आपको खुद की आंखों में आंखें डाल के ये बोलना पड़ेगा मिरर के सामने कि यस आई एम कैपेबल टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हो, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मेरे भाई फिर भूल जाओ, पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। पहले खुद पे भरोसा कीजिए, खुद को भरोसा दिलाइए कि यस आई एम कैपेबल टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये एक बेहतरीन कोट जो मुझे पसंद आया था, मैं सोचा आपके लिए ले आऊं। विनर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड विथ हार्ड वर्क। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जन्म से ही कोई विनर नहीं होता है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर के आप उस काबिल बनेंगे, तब जाकर के आप लीडर बनेंगे, तब जाकर के आप भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। और ध्यान हमेशा रखिएगा, एनडीए 1 2026, योर ड्रीम योर मिशन। तुम्हारा सपना है, तुम्हारा मिशन है, मेहनत भी तुम्हें ही करना पड़ेगा और कोई नहीं आएगा इसके लिए। जैसा वो एम वाली बात बताई थी कि एक पेपर पे अपना एम लिखिए, स्टडी टेबल के सामने चिपकाइए, हर रोज उसको देखिए, खुद को याद दिलाइए कि आपने ये जर्नी किस लिए स्टार्ट की थी और आज से कुछ महीनों बाद आपको क्या करना, आपको क्या अचीव करना है। बहुत जरूरी है, याद रखना। चलो मेरे भाई, होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन को बना सकते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो जरूर डू लेट मी नो। अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि आप मैथ्स के लिए स्पेशली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से, तो वो भी बता दीजिएगा, मैं आपके लिए जरूर ले आऊंगा। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम, एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।